हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों एकतारा भाग 2, जो कि कक्षा 4 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक है। इसमें से हमने बहुत सारे चैप्टर हल करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आज हम हल करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 को। इसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है, इसके सवालों को कैसे हल किया जाता है, और सारे सवालों को हम समझा करके हल करके अपने चैनल पर डाल रहे हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइए देखने के लिए। और सबसे पहले आइए चर्चा करें को हम पढ़ते हैं। अनमोल के पिताजी ने अपने नए मकान के सामने वाली खाली जगह में एक सुंदर बगीचा बनाने की सोची। उन्होंने बगीचे को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न आकार, आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार क्यारियां बनाई। अनमोल खेल खेल में सभी प्रकार की क्यारियों के किनारे किनारे चलते हुए वहां लगे हुए सुंदर फूलों के पौधे देख रहा था। तभी उसके पिताजी की नजर अनमोल पर पड़ी। पिताजी ने खेल खेल में ही अनमोल को समतल ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप की अवधारणा को समझाने की सोची। पिताजी ने अनमोल को समझाया कि किसी भी समतलीय बंद आकृति के चारों ओर किनारे किनारे पर एक चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी को उस आकृति का परिमाप कहते हैं। तो बच्चों, परिमाप किसे कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है कि किसी भी समतलीय बंद आकृति के चारों ओर किनारे किनारे एक चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी उस आकृति का परिमाप होता है। जैसे बच्चों, आपका घर होता है, घर के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है या घर के चारों तरफ की जो दीवार होती है, उस दीवार की अगर एक चक्कर लगाया जाए तो वो उस घर का परिमाप होगा। परिमाप ज्ञात करने के लिए किसी भी समतलीय बंद आकृति की सभी भुजाओं का योग करते हैं। ठीक है ना, 4 भुजाएं होती हैं तो चारों भुजाओं का योग करते हैं, 10 भुजाएं होती हैं तो 10 भुजाओं का योग करते हैं, त्रिभुजाकार आकृति है तो 3 भुजाओं का योग करते हैं। ठीक है। अनमोल ने पिताजी से पूछा, इस वृत्ताकार क्यारी की तो कोई भुजा ही नहीं है, तो इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। तो पिताजी, इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए पिताजी कहते हैं एक रस्सी लेकर इसके चारों तरफ एक पूरा चक्कर घुमाएंगे। यानी कि रस्सी को एक सिरे से लेकर के अगले सिरे तक उसके चारों तरफ किनारे किनारे पर रखेंगे और फिर रस्सी को सीधा करके उसे फीते की सहायता से नाप लेंगे। रस्सी का माप ही इसका परिमाप होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम वृत्ताकार जो गोल होती हैं उनको स्केल से नहीं नाप सकते, उन आकृतियों के परिमाप को नाप सकते हैं। और वृत्ताकार आकृतियों के परिमाप को क्या कहा जाता है, परिधि भी कहा जाता है। परिधि ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होती है। वृत्त की परिधि ज्ञात करना आप उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। तो बच्चों, आपकी छोटी क्लास है, इसलिए यहाँ पर वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र आपको नहीं बताया जा रहा है। आगे की क्लास में जब जाओगे तब आपको पता चलेगा। अनमोल की 2 सहेलियां उसके घर आई क्योंकि उन्हें रुमाल पर गोटा लगाना था। तो एक रुमाल तो ऐसा था और एक रुमाल ऐसा। इसकी भुजा तो हमने स्केल से नाप ली कि 2 सेंटीमीटर और इधर 4.8 सेंटीमीटर या फिर हो सकता है 5 सेंटीमीटर हो। और इसकी नाप हम स्केल से नाप नहीं सकते, तो हमने यहाँ से धागा रखना चालू किया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये धागा हमने लास्ट तक इस आकृति पर पूरा रखा और धागे को सीधा करके हमने माप लिया। ठीक है ना। ये तो बड़े विचित्र रुमाल है, इन पर किस लंबाई के गोटे लगाएं। तो पिताजी कहते हैं हम इन 2 रुमालों में लगने वाले गोटे की लंबाई का पता कैसे लगाएं। ठीक है ना। पिताजी से उन्होंने पूछा तो पिताजी क्या कहते हैं, इसके लिए हम एक धागा लेकर रुमाल के किनारों की लंबाई मापेंगे, उसके बाद धागे को स्केल से नापेंगे और इससे तुम्हें पता चल जाएगा। ये जो लंबाई मापेंगे उसे हम परिमाप कहते हैं। अब आप रुमाल को धागे और स्केल की सहायता से नापो और बताओ कि उनमें कितना कितना गोटा लगेगा। तो पहले रुमाल में गोटे की लंबाई कितनी हो गई, 4.8, और 4.8 को इधर जोड़ लेंगे और 2 को जोड़ लेंगे 4, और 4.8 को और 4.8 को जोड़ लिया, चारों को जोड़ लिया हमने, तो गोटे की लंबाई आ गई 13.6 सेंटीमीटर। और दूसरे रुमाल में हमने जो धागा लपेटा था उसकी लंबाई नापी तो 16 सेंटीमीटर आई। आप अपने अनुसार इन पर नापना, आपका कितना उत्तर आता है बच्चों आपको खुद देखना है। दोनों रुमालों में कुल कितना गोटा लगेगा, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया और जोड़ने पर आ गया हमारा 29.6 सेंटीमीटर। साधारण द्विआयामी आकृतियों के परिमाप की गणना। जो साधारण द्विआयामी आकृतियां होती हैं उनको देखिए। उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति का परिमाप है सभी भुजाओं की मापों का योग। तो जैसे यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2 लिख दिया, फिर यहाँ से और यहाँ तक का कितना है, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ये वाली चौड़ाई यहाँ से घट जाएगी तो ये 6 सेंटीमीटर आ गई, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की।
तो 6 लिख दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक की 4 है तो 4 लिख दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक की 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक की 6 है तो यहाँ 6 लिख दिया। और फिर यहाँ से यहाँ तक की 8 है तो 8 लिख दिया। और इन सबको हमने जोड़ना है। क्या करना है बच्चों? जोड़ना है। और जोड़ने पे जो उत्तर आएगा वो इसका परिमाप कहलाएगा। तो कितना हो गया? 2 और 6 8 और 4 12, 2 14 और 6 20 और 8 28 सेंटीमीटर इस आकृति का परिमाप हो जाएगा। फिर है विशिष्ट आकृतियों का परिमाप, जैसे आयत का परिमाप। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की होती हैं, तो आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, ये दोनों को जोड़ देंगे। तो इसका मतलब हम इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक के अंदर, यानी पहले लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लें और फिर उसको 2 से गुणा कर दें। तो ये एक सूत्र बन गया आयत का परिमाप ज्ञात करने का। सूत्र होता है 2 गुणा कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। उदाहरण नंबर 2 है, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति एक आयत है और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो आयत का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर बराबर 16 सेंटीमीटर। और दूसरी विधि है सूत्र की सहायता से। आयत की लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप बराबर हमने सूत्र लिखा है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा कोष्टक में लंबाई लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ दिया 5 और 3 8 सेंटीमीटर, 8 को 2 से गुणा कर लिया 16 सेंटीमीटर, इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से वर्ग का परिमाप, एक वर्ग की चारों भुजाएं समान माप की होती हैं, तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, 4 बार भुजा की योग को जोड़ेंगे हैं। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि 4 गुणा एक भुजा का माप, जैसे एक भुजा का माप 2 सेंटीमीटर है तो 2 गुणा 4 8 सेंटीमीटर चारों भुजाओं का माप आ जाएगा और यही इसका परिमाप कहलाएगा। इसी तरह से समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं की माप समान होती है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, ठीक है ना, इस तरह से इनको जोड़ करके कर सकते हैं। अनमोल ने पिताजी से पूछा, क्या अब तुम अपने आसपास की ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप को ज्ञात कर सकते हो? तो अनमोल कहता है हाँ, हम अपने घर की खिड़की दरवाजे लगाने के लिए चौखट, अपने खेत के चारों तरफ की गई तारबंदी, मेरे विद्यालय की चारदीवारी आदि का परिमाप ज्ञात कर सकता हूँ। अपने परिवेश में उपलब्ध ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप की पहचान करने एवं उनका मान निकालने संबंधी चर्चा अपने साथियों से आपको करनी है बच्चों, ठीक है ना। आपके स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे टेबल के चारों तरफ नाप के देखो कितना परिमाप है उसका, ठीक है ना। अगले दिन अनमोल ने के पिताजी क्यारियों में लगाने के लिए दूब लेकर आए। अनमोल ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी इस दूब को कहाँ लगाएंगे? तो पिताजी बोले, क्यारियों की बची हुई खाली जगह में लगाएंगे। अनमोल कहता है, पिताजी आपने क्यारियों के किनारे पर लगे पौधों की पंक्ति की लंबाई को तो परिमाप कहा, लेकिन दूब लगने के बाद उसके द्वारा ढकी गई जगह क्या कहलाएगी? तो पिताजी कहते हैं, जो वस्तु समतल पर जितनी जगह घेरती है उसे उस वस्तु का या आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। तो बच्चों ये क्षेत्रफल की परिभाषा आ गई जो हमको याद रखनी है कि किसी भी जगह को जो घेरने वाली जगह होती है ना, किसी पर भी घिरी हुई जगह, उसको उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। कुछ दिन बाद अनमोल के पिताजी फर्श के लिए 1 बाय 1 इकाई की एक वर्गाकार टाइल लेकर आए। अनमोल ने मिस्त्री को फर्श पर टाइल लगाते हुए देखा तो उनको गिनने लगा। शाम को कार्य पूरा होने के बाद अनमोल ने अपने पिताजी को बताया कि इस आंगन में कुल 120 टाइल लगी हैं। पिताजी ने कहा, हाँ, आंगन में 120 टाइल लगी हैं, अतः क्षेत्रफल 120 वर्ग इकाई है। किसी दी गई वस्तु आकृति की मापक इकाई के रूप में उपयोग करके साधारण ज्यामितीय आकृति यानी आयत और वर्ग को अनुमानित क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। दी गई टेबल यानी कि मेज के ऊपर की सतह का क्षेत्रफल कितनी पुस्तकों की सहायता से पूरा ढका जा सकता है, ये आपको अपने आप नाप करके देखना है। टेबल की ऊपरी सतह पर 3 पंक्तियां तथा 4 स्तंभों में पुस्तकें रखी हुई है। ये कह रहे हैं कि 3 यानी 3 तो ऐसे और 4 ऐसी पुस्तकें रखी हुई है, तो 4 पुस्तकों की कितनी लाइन हो गई? 1 2 3, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, 4 पुस्तकें गुणा 3 पुस्तकें बराबर 12 पुस्तकें। अतः टेबल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल 12 पुस्तकों की सहायता से पूरा ढका जा सकेगा।
लंबाई तथा क्षेत्रफल सदैव संरक्षित होते हैं। कक्षा में एक बच्चा धागा लेकर आया जो 35 सेंटीमीटर लंबा था। खेल खेल में वह धागा टूट गया। अब बच्चे ने दोनों टुकड़ों के अलग अलग मापा और दोनों मापों का योग किया तो वह भी 35 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इसके बारे में जब उसने शिक्षक से पूछा तो उन्होंने बताया कि लंबाई सदैव संरक्षित रहती है। एक सीधी रेखा को मोड़ने या घुमाने से उसकी लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उनकी लंबाई नहीं बदलती। साथ ही शिक्षक ने बताया कि क्षेत्रफल भी सदैव संरक्षित होता है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण द्वारा समझाया। शिक्षक ने एक कागज लिया, उसे चौड़ाई के अनुदिश बीच में से मोड़ दिया, पुनः उस लंबाई के अनुदिश बीच में से मोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने उस कागज के 4 टुकड़े यानी 4 भाग प्राप्त हुए। कागज का क्षेत्रफल उन 4 भागों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। दिया उदाहरण, दिया ने एक धागे से 6 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाया। इसी धागे को पुनः व्यवस्थित करके उसने 6 सेंटीमीटर लंबाई से एक आयत बनाया। तो बताओ आयत की चौड़ाई कितनी है? ठीक है ना। तो देखो पहले तो ये वर्ग बना दिया, इसकी भुजाएं 6 6 6 6 की है ना। अब आयत बनाया तो उसने 8 सेंटीमीटर का आयत बनाया, तो चौड़ाई कितनी हो गई? 8 दूनी, इसमें हो गई थी 6 चौकू 24 और इसमें 8 दूनी 16। तो जो धागे की लंबाई है 16, 24 में से बच गए 8, तो 4 इधर और 4 इधर, यानी कि इसकी 4 4 दोनों तरफ आ जाएगी। ठीक है। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू एक भुजा की लंबाई, 4 गुना 6 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। धागे की कुल लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इसी धागे से बने आयत का परिमाप भी 24 सेंटीमीटर ही होगा। तो आयत के अनुसार आयत के दोनों लंबाई का योग है 8 + 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। आयत की दोनों चौड़ाई का योग है 24 में से 16 को घटा दिया, यानी कि 8 सेंटीमीटर। और आयत की एक तरफ की चौड़ाई हो गई 8 में 2 का भाग दे लिया 4 सेंटीमीटर। इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। उदाहरण है, एक खेल के मैदान की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, तो इस खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हल दे रखा है। खेल के मैदान की लंबाई 20 मीटर, खेल के मैदान की चौड़ाई 15 मीटर, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 20 मीटर गुणा 15 मीटर बराबर 300 वर्ग मीटर। उत्तर आ जाएगा। तो आकृतियों का क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में लिखा जाता है, वर्ग लगाना जरूरी है। ठीक है ना। अब आ जाता है आपका अभ्यास कार्य। दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें नाप लिखी हुई है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर इनकी तीनों लंबाई को जोड़ लेंगे, 3 + 7 + 5 सेंटीमीटर बराबर 15 सेंटीमीटर। उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ जो आकृति दी हुई है इसको 2 + 2 + 4 + 2 + 2 + 4 बराबर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर यहाँ तीसरी आकृति की जो परिमाप है उसको भी इसी तरह से हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए 3 + 3 + 1 + 5 + 1 + 3 + 3 + 1 + 5 + 1, यानी कि 26 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह से इधर का निकाल लेंगे इसकी देखो भुजाएं कितनी कितनी है। ये वाली चौड़ाई जो सबकी है 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 3 + 3 + 1, 3 + 3 + 1, 3 + 3 + 1, 3 + 3 + 1। ठीक है। तो 28 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। दूसरा सवाल है, एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो बच्चों सेंटीमीटर में भुजा की माप दी हुई है 7 और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि भुजा इंटू भुजा, यानी कि 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर करेंगे। इस तरह से देखिए वर्ग की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र भुजा गुणा भुजा। तो 7 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर, 7 7 49, यानी कि 49 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर का भी गुणा हो रहा है तो वर्ग सेंटीमीटर। अतः वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बच्चों? वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 49 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं तीसरा। एक श्याम पट्ट की लंबाई 6 फीट तथा चौड़ाई 4 फीट है, तो इस श्याम पट्ट का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई 6 फीट है, यहाँ फीट में दे रखी है लंबाई और चौड़ाई भी फीट में दे रखी है। तो यहाँ देखिए लिख देंगे हम जो दिया हुआ है, लंबाई 6 फीट चौड़ाई 4 फीट। तो परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 गुणा कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा 6 लंबाई है 4 चौड़ाई है, फीट में दे रखी है। 6 और 4 को जोड़ दिया 10, 10 का 2 से गुणा कर दिया 20 फीट इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है ना। और अब क्षेत्रफल भी निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 6 फीट गुणा 4 फीट
6 चौक 24, 24 वर्ग फीट उत्तर आ जाएगा। यानी कि श्यामपट्ट का क्षेत्रफल कितना है? 24 वर्ग फीट। प्रश्न नंबर 4 देखिए। एक आयताकार गोदाम का परिमाप 56 मीटर है। यदि गोदाम की लंबाई 18 मीटर है तो गोदाम की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप दे रखा है और हमको चौड़ाई ज्ञात कर रखी है और लंबाई दे रखी है इन्होंने। तो हम इसको देखिए कैसे हल करेंगे। गोदाम दे रखा है क्या? गोदाम का परिमाप 56 मीटर, लंबाई दे रखी है 18 मीटर। गोदाम का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक के अंदर। तो चौड़ाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? परिमाप बटे 2 माइनस लंबाई। परिमाप 56 बटे 2 माइनस 18, 2 का 56 में भाग दे लिया तो 28 आ गया। 28 में से 18 को घटाया तो चौड़ाई आ जाएगी 10 मीटर। अतः गोदाम की चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। 5वां सवाल देखते हैं। एक किसान के पास 2 आयताकार खेत हैं। पहले खेत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। दूसरे खेत की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। किस खेत का परिमाप अधिक है और कितना? तो परिमाप निकालना है दोनों खेतों का अलग अलग और फिर देखते हैं कि अंतर आता है क्या। तो यहाँ देखिए, पहले खेत की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर। परिमाप 2 गुणा 20 प्लस 15 तो 35 दूनी 70, यानी कि इसका आ गया परिमाप। पहले खेत की परिमाप कितना आया है? 70 मीटर। दूसरे खेत की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर। तो इसको भी परिमाप के सूत्र में लिख लेंगे। 2 गुणा 25 प्लस 10, 25 और 10 को जोड़ा 35 आ गया। 35 दूनी 70 मीटर, यानी यहाँ भी दूसरे खेत का परिमाप भी 70 मीटर आया है। तो हम लिख देंगे अतः दोनों खेतों का परिमाप बराबर है, कोई अंतर नहीं है। इसके बाद में देखिए अगला सवाल 6। एक वर्गाकार खेत का परिमाप 92 मीटर है, 92 मीटर है। तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। परिमाप दे रखा है और हमको क्या निकालनी है? भुजा। और परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुणा भुजा होता है। तो यहाँ देखिए वर्गाकार खेत का परिमाप 92 मीटर और खेत की जो परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा बराबर परिमाप होता है। अब हम भुजा को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि भुजा को ज्ञात करना है और 92 बटे 4 यहाँ आ जाएगा। अतः भुजा इसमें भाग दे लेंगे। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 23 मीटर भुजा की लंबाई 23 मीटर आ जाएगी। 7वां सवाल पढ़ते हैं। एक आयताकार कमरे की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। तो कमरे का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ मीटर में लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, लिख लेंगे। कमरे की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर। परिमाप का सूत्र है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा 8 प्लस 3, यानी कि 8 और 3 11 और 11 दूनी 22 मीटर। कमरे का परिमाप कितना आ जाएगा? 22 मीटर आ जाएगा। 8वां सवाल। एक आयताकार भाग की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर भाग लिखा हुआ है, इसको काट के बाग ऐसा बाग कर लेना, ठीक है ना। बाग है ये, बगीचा। तो यहाँ बाग की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ देखिए, बाग की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 25 मीटर गुणा 15 मीटर कर लेंगे, 375 वर्ग मीटर उत्तर आ जाएगा। बाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 375 वर्ग मीटर। फिर देखिए 9वां सवाल। एक आयताकार खेत की लंबाई 30 मीटर व चौड़ाई 25 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका परिमाप भी ज्ञात करना है और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। और आयताकार खेत है जिसकी लंबाई चौड़ाई कितने में दी हुई है? मीटर में दी हुई है। तो देखिए, खेत की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर। तो क्षेत्रफल पहले लंबाई गुणा चौड़ाई 30 मीटर गुणा 25 मीटर, 750 वर्ग मीटर। खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा 750 वर्ग मीटर। और परिमाप निकालेंगे तो परिमाप का सूत्र लिखेंगे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा 30 प्लस 25, 30 और 25 को जोड़ दिया तो 55 आ जाएंगे। 55 का गुणा 2 से किया तो 110 मीटर परिमाप इसका आ जाएगा। तो खेत का परिमाप कितना है? 110 मीटर और क्षेत्रफल कितना है? 750 वर्ग मीटर। अब देखते हैं 10वां सवाल। एक वर्गाकार खेत के 3 चक्कर लगाने में राहुल को 60 मीटर चलना पड़ता है। 3 चक्कर लगाता है तो 60 मीटर चलता है। तो वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमको भुजा ज्ञात करनी है।
तो पहले हम परिमाप निकालेंगे वर्गाकार खेत की। चारों तरफ की जो लंबाई है, एक चक्कर का माप जो होगा वो आ जाएगा। तो 3 चक्कर में चलना पड़ता है, चूंकि उसको 60 मीटर, एक चक्कर में चलेगा 60/3 यानी 20 मीटर, तो खेत का परिमाप आ जाएगा 20। अब यहाँ पर हमको भुजा निकालनी है, तो हमने यहाँ भुजा निकाली नहीं है, तो भुजा कितनी आ जाएगी। परिमाप का ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। तो यहाँ पर परिमाप 20 है, 20/4 लिख देंगे बच्चों, भाग दे लेंगे 4 पंजे 20, तो यहाँ 5 मीटर ये भुजा की लंबाई आ जाएगी। इसको आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 5 मीटर, ठीक है। एक भुजा की लंबाई 5 मीटर, चारों भुजाओं की लंबाई 20 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सवाल हल करने हैं और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको क्षेत्रफल और परिमाप के सूत्र अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और उनसे कैसे ज्ञात किया जाता है, सवाल को हल कैसे किया जाता है वो भी समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है समझ में तो बार बार में वीडियो को देख सकते हैं, सवाल को करके अभ्यास कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जब बार बार आप अभ्यास करोगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद।